एमआईएम खुद तेलंगाना में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकी। आपको क्या लगता है क्या सेंट्रल तक जाएगी एमआईएम? देखिए सर, गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेंगे, मगर अपोजिशन का रोल तो सबसे अच्छा निभा रहे हैं आज। आपको क्या इस बात का अंदेशा था कि वापस एमआईएम बुलाएंगे? नहीं, देखिए मैं अपने जहन में एक बात ऐसी थी कि मैं कहीं ना कहीं कौम के लिए कुछ काम में आऊँ। भूख की लड़ाई की अगर बात है तो देखिए, जब तक पार्टी खुल के तब तक नहीं आ सकती जब तक उसका कोई एक ग्राउंड लेवल ना। एमआईएम गई तो वहाँ पे शिकस्त हासिल हुई उनको, तो किस बुनियाद पे भूख की लड़ाई की बात कर रहे हैं? आपको लगता है यूनुस खान आपकी बात को देखिए मैं समझता हूँ कि अब तक उनको लेटर नहीं मिलेगा यूनुस खान को। प्रेसिडेंट थे, उसके बाद आपने इस्तीफा दिया, फिर से आपको वापस से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। ये सारा मामला कहाँ से शुरू आ रहा है और लोग बहुत सवाल करें इस पर कि भाई ये एग्जैक्टली मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले गोहैश गुलबर्गा टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपके चैनल पे आया मैं। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने फिर एक मर्तबा उस मुकाम पे बिठाए, और ख़ासकर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस मुकाम पर फिर एक मर्तबा मौका दिए। मैं उस मौके के खरा उतर कर मैं उनके पार्टी को आगे बढ़ाऊँगा और आगे लेकर चलूँगा। आप पहले इस्तीफा दिए थे, जो उस वक्त के हालात हमें मालूम थे, तो अब कैसा आपने अप्रोच किया, कैसा कन्विंस किया पार्टी को, या पार्टी की तरफ से आपको वापस से रिकॉल आया, क्या हुआ एग्जैक्टली? नहीं, देखिए हमारे जो दोस्त थे, वेलविशर थे, हम पार्टी से जब इस्तीफ़ा देने की वजह क्या थी बोले तो एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे जब भी कोई पार्टी के सदर होते हैं, जब पार्टी का कुछ हार जीत होती है तो मॉरली ग्राउंड पे देना पड़ता है। तो वो हालात वैसे थे उस वक्त, मैं उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना इस्तीफ़ा दिया। अभी वो कबूल करे या नहीं करे पता नहीं था मुझे। फिर उन दिनों बीच में मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो वेलविशर हैं, पार्टी के कुछ बड़े ओहदों पे जो हैं, वो लोग मेरे से रब्ता कायम रखे, मैं उनसे रब्ता कायम रखा। ऐसे ही चल रही थी बात। तो कुछ दिन पहले नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मेरे को बुलावा आया कि मेरे से आप मीटिंग करना है। तो हम चले गए। वो मीटिंग में ये तय हुआ कि फिर एक मरतबा आपको ज़िम्मेदारी हम दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की, और कल्याण कर्नाटका इंचार्ज बोलकर ऐसा हमको बताए। तो हम लब्बैक कहे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ज़बान को, इंशाल्लाह फिर आके फिर वही रफ्तार से काम शुरू करें। रहीम साहब, जब आप रिज़ाइन करे थे उसके बाद आपने कई दिन तक लोग आपके मतलब नाम को लोग पूछ रहे थे कि भाई एक एमआईएम का लीडर आजकल ऑफलाइन है, तो इतने दिनों के बाद आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करें रिज़ाइन होने के बाद, क्या इस बात का अंदेशा आपको पहले से ही था कि आपको वापस एमआईएम वाले पूछ सकते? क्योंकि कांग्रेस भी थी, जेडीएस भी थी, अलग-अलग ज़्यादा पार्टी थे, क्योंकि अक्सर तैयार में जब कोई एक लीडर रिज़ाइन कोई पार्टी से करता है तो दो ही उसके कारण होते हैं, या तो वो पॉलिटिकल अपने कैरियर को ऑफलाइन करता है या फिर अपने पॉलिटिकल कैरियर में चेंजेस लाने के लिए कोई पार्टी ज्वाइन होता है। लेकिन रहीम साहब के इस रिज़ाइन के बाद तो कहीं 90% लोग क्या कह रहे थे कि कांग्रेस में आप जाने जाएंगे या फिर रहीम साहब अपना पॉलिटिकल कैरियर ऑफलाइन करेंगे। लेकिन रहीम साहब की खुद का अगर नजरिया देखेंगे, खुद का अगर इनका पॉलिटिकल कैरियर देखा गया तो आप कोई भी एक पार्टी ज्वाइन कर सकते थे उसके बाद। तो आपको क्या इस बात का अंदेशा था कि वापस एमआईएम बुलाएंगे? नहीं, देखिए मैं अपने जहन में एक बात ऐसी थी कि मैं कहीं ना कहीं कौम के लिए कुछ काम में आऊँ। तो मेरे को अंदाज़ा था कि हम कौम के हित में अगर काम करना है तो ना वो काम हम जेडीएस से कर सकते हैं ना कांग्रेस से कर सकते हैं। क्या लगता, क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस क्या? देखिए आज की डेट में सेक्युलरिज्म का दावा कर रहे हैं, मगर खरे नहीं उतर रहे दोनों पार्टियां सेक्युलरिज्म पे। तो कहीं ना कहीं हमको ये बात का अंदाज़ा था कि भाई हम उस पार्टी में रहना, क्योंकि हम जिसके हाथ में ट्रेन में हैं, मरहूम ख़ानुसलाम साहब के हाथ में हम ट्रेन में हैं, हमारे को पूरी ट्रेनिंग वहाँ से मिली है। तो हम समझते हैं कि भाई बखूबी ये चीज़ का अंदाज़ा था कि हमारे को कौम के लिए कौन सी पार्टी के अंदर हम कौम को हुकूक दिला सकते हैं, कौम के काम कर सकते हैं। इसीलिए तो हम वेट एंड वॉच में थे। कहीं ना कहीं मौका मिलेगा फिर एक मरतबा, फिर पार्टी की कमांड हमारे सामने आए मिलेंगे। बात अगर है रहीम साहब, तो ख़ानुसलाम साहब सेकुलरिज्म के अलावा
पार्टी का ग्राउंड भी देखा करते थे कि कौन सी पार्टी किस हद तक कहाँ पे रूल कर सकती है, चाहे वो जेडीएस हो या फिर कांग्रेस हो। तो एमआईएम आपने फिर से जब डिसाइड किया तो एमआईएम खुद तेलंगाना में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकी। आपको क्या लगता है क्या सेंट्रल तक जाएगी एमआईएम? देखिए सर, गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेंगे, मगर अपोजिशन का रोल तो सबसे अच्छा निभा रहे हैं हम आज की डेट में। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं अगर अपोजिशन नज़र आती है तो कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से नज़र आती है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट कर्नाटक के अंदर है, कांग्रेस अपोजिशन में, कहीं तो बताइए आप कांग्रेस का भी अपोजिशन का रोल अदा करिए। रहीम साहब, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस सेकुलर नहीं है, जेडीएस सेकुलर नहीं है। कांग्रेस पे एमएलए मैडम कनिष्ठ फातिमा हिजाब पर काफ़ी अच्छी बात करते हुए नजर आई, और जो है कुमार स्वामी हाल ही में राम सेना के चीफ पर उन्होंने कहा कि अजान की जो डिस्प्यूट है उसको गैर मामूली किया जा रहा है। तो दोनों सेकुलर तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एमआईएम तो एक हिसाब से लोग कह रहे हैं कि बी पार्टी रहती है, बीजेपी की टीम होती है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन सेकुलर नहीं है इसमें? देखिए ताहिर साहब, आप बोल रहे हैं कि ये जमात सेकुलरिज्म पे बात करी है। आप इन्होंने जब भी बात कर रहे हैं इन पे ठहराव नहीं है। आप एक मर्तबा स्टेटमेंट देने के बाद में उसके बाद उनकी हाईकमान से जब बात आती है इसके ऊपर हिजाब पे स्टेटमेंट नहीं देना, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हुकूक की लड़ाई इस पार्टियों में नहीं लड़ सकते। जैसा बैकवर्ड, माइनॉरिटी, दलित, तमाम लोगों के हुकूक की लड़ाई उस पार्टी में नहीं लड़ सकते हम, जो पार्टी सेकुलरिज्म पे यकीन नहीं रखते और सेकुलरिज्म पे नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ सेकुलरिज्म पे जब बात करते हैं, आपके सदर बोल रहे हैं हमको डायरेक्ट आप हिजाब पे बात नहीं करना, तो पूरे अलर्ट हो जाते हैं, माइनॉरिटी के पूरे लीडर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो यही देखिए सिवाय नासिर उस्ताद के मैं समझता हूँ कि पूरे कर्नाटक में जेडीएस के अंदर भी कोई नहीं बोले। तो हम जो बोल रहे हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई हम ओके ठीक है, मगर जैसा एमआईएम में फुल फ्लैश हुकूक की लड़ाई लड़ सकते, दूसरे पार्टियों में नहीं लड़ सकते। अगर बात हुकूक की लड़ाई की अगर बात है तो देखिए, जब तक पार्टी खुल के तब तक नहीं आ सकती जब तक उसका कोई एक ग्राउंड लेवल ना हो, उसकी खुद की एक अपनी जगह हो, उसका एक दबदबा जिसको कहते हैं। यानी मैं यूँ कहना चाहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एमआईएम की अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे तो हिंदुस्तान के अगर किसी भी कोने में जहाँ भी एमआईएम गई तो वहाँ पे शिकस्त हासिल हुई उनको। तो किस बुनियाद पे हुकूक की लड़ाई की बात कर रहे हैं हम? जब आप में जीत हासिल करने की जब कैपेसिटी नहीं है तो हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे कैसे? देखिए, एक ग्राउंड में मैच खेलते हैं आप, अंदाज़ा है आपको, मैच एक मरतबा हारते हैं, 2 मरतबा हारते हैं, 3 मरतबा हारते हैं, कभी ना कभी हम मैच जीतते हैं, हम उनको जाकर ग्राउंड में खेलते हैं। तो रहीम साहब, अगर आप सुनिए तो आप बीजेपी कुछ साल पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 थे, आज देश पे राज कर रही है, 300 के ऊपर उनके सीट हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस आता है, वक्त जाता है। अवेयरनेस 2 दिन में आता, 4 दिन में नहीं आता, वक्त लगता, टाइम लगता। आएगा इंशाल्लाह, वो भी वक्त आएगा, वो दिन दूर नहीं है। इंशाल्लाह हम भी इक़्तिदार में रहेंगे, हमारे अपोजिट बीजेपी रहेंगे, ऐसा क्या भी नहीं है। देखो, जब शिकस्त हासिल होती है एमआईएम, तो उस शिकस्त से कहते हैं कि भाई आदमी हार से भी कुछ सीखता है। देखिए हम तो क्या इम्प्रूवमेंट हुआ एमआईएम में, बताइए अभी तक। देखिए हम एक प्रोडक्ट हैं एमआईएम। आप देखिए हमारे पास से प्रोडक्ट होके जा रहे हैं लोग। आप हुकूक की लड़ाई के लिए बाहर जाकर जब लड़ते हैं फिर वापस आते हैं हमारे पास, आप वो मत देखिए। हमारे पास जो काम होता है वो कौन से पार्टी में होता है वो बताइए। जैसे कि भाई हम सबसे पहले आते हैं कौम मिल्लत का मसला। जैसे अब जहांगीरपुरी में जब बुलडोज़र चला है, सबसे पहले लीडर जाने वाले कौन थे? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हम है ना मजलूमों की आवाज़ बनकर उठ रहे हैं। हमारी पार्टी में सबसे ज़्यादा मजलूमों की आवाज़ बनकर उठते हैं। वैसे साहब, एक और सवाल जो आ रहा है आपका, अभी भी हाल ही में एक वीडियो जो रिलीज़ हुआ 2 घंटे पहले, उसके अंदर आपने गुलबर्गा की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल नेशनल से गुलबर्गा लेवल पे, तो यूनुस खान साहब का नाम इसके अंदर आ रहा है, केटीएस का नाम आ रहा है कि उन्हें वो कांग्रेस में वो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन रहीम मजीद सेठ आप उन्हें इनवाइट कर रहे हैं एमआईएम पार्टी में और कह रहे हैं कि आप एमएलए का नॉर्थ एमएलए कैंडिडेट बनाना चाहिए। ये मतलब ये क्या कैलकुलेशन? देखिए मैं सबसे पहले यूनुस खान मेरे दोस्त हैं। कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब गुलबर्गा हम आए, उन्होंने और मैं मिलकर लाए, वो चले गए पार्टी छोड़कर, फिर कांग्रेस में गए, जेडीएस में गए। हमारा पार्टी का उसूल और पार्टी का डिसिप्लिन यह है कि भाई हमारा हर आदमी को जो हम जिसको समझ सकते हैं उनको हमारा दावत देना काम है।
अब वो कबूल करना नहीं करना उनका काम है। हम उनको दावत दिए हैं कि भाई आप आइए, आपकी ज़रूरत है हमारे पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी मजबूत होती है, आपको हम जो भी है नॉर्थ का कैंडिडेट वो या रिकमेंड कर कर भेजेंगे बोलकर, ये हमारा ये है। आपको क्या लगता है यूनुस खान ने जो अपना कैरियर, जो अपना ग्राउंड लेवल वहाँ पे बना है कांग्रेस में, एक डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हासिल करने के लिए काफ़ी लोगों को क्या कहते हैं उसको पापड़ बेलना पड़ता है, तो आपको लगता है यूनुस खान आपकी बात को देखिए मैं समझता हूँ कि अब तक उनको लेटर नहीं मिलेगा यूनुस खान को। कांग्रेस वो जमात है, मुसलमानों को ओहदे देने के लिए बहुत बड़ी तकलीफ होती है, यानी कि अब तक यूनुस खान साहब को अपने पोस्ट का लेटर कोई लेटर नहीं मिला। इसीलिए तो मैं क्या बता रहा हूँ, आप मुसलमानों को ओहदे आप शेयर करेंगे पार्टी के अंदर, कोई ओहदे पे कोई नहीं मिलता सिवाय MIM के। इसीलिए तो हम पार्टी के अंदर बुला रहे हैं, वेलकम करते हैं, बोल रहे हैं, यही वजह है। देखिए कहीं ऐसी ना कहीं ये बात होती है कि भाई अगर यहाँ पार्टी में नहीं हमारा सिक्का जमा तो छोड़ो यार किसी और पार्टी को चले। तो अगर बात सिक्के जमाने की है या फिर बात डेवलपमेंट की है या फिर बात हुकूक की लड़ाई की है, बताइए। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, आप एक सवाल करें कि मैं उसका जवाब दिया। हुकूक की लड़ाई के अल्फाज अलग हैं, वो दायरा अलग है। आप जो बात कर रहे हैं यूनुस खान साहब को लेकर बात कर रहे हैं, यूनुस खान साहब वहाँ वाइस प्रेसिडेंट है या नहीं उस पर बात कर रहा हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूनुस खान साहब को पिछले 1 साल या 1.5 साल हुआ जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन हुए, जब से अब तक लेटर नहीं मिला उनको, आज कल परसों ऐसा बोल रहे हैं। और कई सारे बड़े बड़े बैनर्स में तस्वीर भी नजर नहीं आ रही, कई सारे बर्थडे नहीं देखिए उसमें भी उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। नहीं, कांग्रेस का एक अपना कल्चर है, एक अपना डिसिप्लिन है, नए आदमी को उतना जल्दी एंटरटेन करने नहीं देते। वहाँ बहुत घसना पड़ता 40-50 साल, तब अपनी लाइफ जाने के बाद हमारी औलाद को मिलता वहाँ तोहफा, ऐसा है। इसीलिए 2023 इलेक्शन से आप सामने से हम बात करते हैं, मौसम साहब 2023 इलेक्शन अब बहुत करीब है, तो अब क्या लगता है आपको कि मुसलमान को यहाँ सीट बचाना ज़रूरी है? ऐसे में कई सारे लोग बोल रहे हैं सभी मुस्लिम पॉलिटिशियंस को यूनाइट होना चाहिए, कुर्बानी देनी चाहिए और किसी एक को आगे करना चाहिए। तो ऐसे में अगर MIM को रोका जा रहा है पब्लिक की तरफ से कि भाई आप अपना कैंडिडेट मत खड़ा करिए क्योंकि इससे जो है ना मामला बिगड़ जाता है, या JDS को आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हर बार लोगों का ये कहना है कि जहाँ यूनाइट होने की बात आती है तो वहाँ MIM हमेशा अपने हाथ खड़ी कर लेते। देखिए हमेशा से एक बात ज़हन में रखिए, नॉर्थ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ की जो आवाम है बखूबी जानती है कब करवट लेना है, कब किसको जिताना है। वो वन साइड होती है, लीडर वन साइड नहीं होते कभी भी। हिस्ट्री निकाल कर देखिए 50 साल, आप 50 साल पिछले अब तक हिस्ट्री निकाल कर देखिए, कभी लीडर एक नहीं हुए, आवाम एक हुई है। और वो हिस्ट्री फिर दोबारा दोहराई जाने वाली है, वैसी होने वाला है इंशाल्लाह। आवामी फैसला लेंगे कि वो वन साइड होकर किसी एक को जिताना, वो ऐसा लीडर कोई एक नहीं होते। लेकिन अगर ऐसा होगा तो सबके वोट्स बटेंगे और फिर बीजेपी से जो है उस पार्टी के सामने कैंडिडेट नहीं। ताहिर साहब लास्ट टाइम भी यही मुद्दा था, मोहतरमा जब थे, नॉर्थ की आवाम बखूबी जानती है कब करवट लेना, कब एक अखंड बनाना है, कब मजबूत होना है, अंदाज़ा नॉर्थ की आवाम को। वन साइड फैसला लेके उन्होंने कोई लीडर की ज़रूरत नहीं है उनको नॉर्थ की आवाम के लिए, तो वो फैसला लेती है, वो बखूबी जानती है। अगर अल्लाह चाहा इंशाल्लाह उनके दिमाग में अगर MIM बैठ गई तो इंशाल्लाह MIM जीत जाती है यहाँ से। तो आपको नहीं लगता आने वाले इलेक्शन में आपके इस वापसी को लेकर लोगों में डिस्टर्बेंस भी हो सकता है? क्योंकि आने वाले इलेक्शन में गुलबर्गा की अगर हम बात करेंगे नॉर्थ की, तो अगर आपका कैंडिडेट यहाँ से खड़ा होगा तो उसे 0 लेवल से काम करना पड़ेगा। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, हम कैसा 0 लेवल पे है। आज हम 19 से 20 हज़ार वोट लिए कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, अभी हमारा पहला कदम था, तो हम 19 से 20 हज़ार जब वोट लिए हैं, इंशाल्लाह जब तक ग्राउंड में उतरेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, कैनवेसिंग करेंगे, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़िए, हम आपके हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले हैं। अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह वो दिन भी दूर नहीं रहेंगे, बहुत जल्द वो दिन आएगा कि हम सक्सेस होंगे। नहीं, अगर यूथ की हम बात करेंगे MIM में यूथ की तरफ से काफ़ी कमज़ोर कड़ी नज़र आती हुई देखी गई है, चाहे वो वुमेंस विंग हो या फिर बॉयज़ का विंग हो, क्योंकि कड़ी हमेशा से कमज़ोर। देखिए मोहसिन साहब, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा, मैं 1 लाख का लक्ष्य रख कर निकला था बाहर, 1 लाख लोगों को मेंबर बनाना मिलना है, तो हम ऑलमोस्ट करीब है। फिर ये हालात आ गए, इलेक्शंस आ गए, इसमें हम रुक गए, वरना हमारा लक्ष्य पूरा होता था। हम विलेजेस पे गए, हम कौन सा काम नहीं करे,
ताल्लुकों पे जाके टीपीएम को मिला। आपको एक टीपी की टिकट देने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है, चाहे जेडीएस हो चाहे कांग्रेस हो। आप नहीं ले सकते। आप मुसलमान जहाँ से जीत सकता है, माइनॉरिटी जहाँ से जीत सकती है, बैकवर्ड जहाँ से जीत सकता है, वहाँ टिकट नहीं दे सकते, किसी थर्ड आदमी को लेकर सरा करते हैं। बहुत मसले हैं। तो हम इसीलिए हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए जो पार्टी हुकूक और कम्युनिटी को देखती है उसके साथ जुड़ना, वो एक ही पार्टी है, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसीलिए हम उसके साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो आखिर में मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस, गुलबर्गा टाइम्स की ऑडियंस को आप बताएं कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन चुके हैं एमआईएम के। पिछले जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया है, सीनियर चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप कश्ती आपके हाथ में फिर से नज़र आ रही है, तो आप जनता से क्या अपील करेंगे? इंशाल्लाह मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़ें, हम आपके हुकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे। आप नौजवान और मेरे माओ बहनें और बुज़ुर्ग साथियों, तमाम लोगों से अपील है कि हमारी पार्टी के साथ जुड़ें और हमारी पार्टी के हित में अच्छा काम करेंगे। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे। जैसे कि आपने देखा कि आज हमारी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रही गुलबर्गा टाइम्स और गो हैश ने क्लब करते हुए यहाँ पर अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ से हमने मुलाकात की, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा वापस से एमआईएम का संभाला है। तो इससे अब आने वाले वक्त में क्या पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, क्या क्या माइलेज मिलेंगे और अतराफ़ में और अकनाफ में अलग अलग पार्टीज़ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये वक्त बताएगा। और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको देते हैं सारी न्यूज़ अप टू डेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग gohash.in एंड गुलबर्गा टाइम्स। जैसा कि आपने सुना कि रहीम सेठ ने अपनी वापसी के बारे में बताया, तो अब देखना ये है कि आने वाले 2023 में इस राजनीति की रणभूमि में जीत हार तो लगी हुई है कि अब गुलबर्गा शहर पे सबकी नज़र रहेगी कि यहाँ कौन सी पार्टी का पल्ला भारी पड़ेगा। तो इसी तरह देखते रहिए अपडेट्स के लिए गुलबर्गा टाइम्स को। Thank you for watching Gulbarga Times. For daily updates, subscribe our channel.